कुमार और आप देख रहे हैं अपना वर्तमान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से झारखंड में राजनीतिक और स्थिरता को लेकर के काफ़ी हलचल चल रही थी। उसी बीच आज हमारी मुलाकात हुई है झारखंड के एक ऐसे कद्दावर विधायक। यूँ कहें कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो बोलते हैं तो विधानसभा की दीवारें भी डोलती हैं। उनके समर्थक ये कहते हैं कि वो विरोधियों को समझाते नहीं बल्कि ललकारते हैं और भाषण नहीं देते हैं, गरजते हैं। ऐसे विधायक हैं, नाम बताना चाहूँगा माननीय भानु प्रताप शाही। जरा इधर दिखा दीजिए, कैमरामैन फोकस करना चाहेंगे हम। और आज हमारी बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात हो पाई है। अब इनके बीच हम ये जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले जो कि भानापुर के विधायक हैं और अभी कुछ दिन पहले ये मिले थे केंद्रीय मंत्री जो उद्योग मंत्री हैं। सवाल का पहला शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि क्योंकि भानापुर के लोगों का बहुत पहले से डिमांड चला है कि हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि लोग पलायन करते हैं, उधर से मरते हैं, उनका डेड बॉडी आता है और उससे मिलने के लिए तमाम तरह के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे विधायक जी अभी कुछ दिन पूर्व मिले हैं तुलसी दामर का काम शुरू कराने, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उसमें कितनी सार्थकता है, कि कितना जल्दी काम चालू हो जाएगा। पहले भी चूँकि सर मिला करते थे लोगों से, इस बार भी मिल जाए, क्या उम्मीद किया जाए सर? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि जिस तरह से खेत में पानी हम पहुंचा रहे हैं, पाइपलाइन योजना जब शुरू हो जाएगा और खेत में जब पानी पहुंचेगा तो बहुत सारे लोगों को हम रोजगार देंगे। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनका रोजगार कैसे सृजन हो, इसके लिए रात दिन हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं। और विधानसभा के अंदर या केंद्र सरकार के अधिकारी और मंत्रियों के पास यह बात हमको रखना पड़ता है, तो हम उसको रखते हैं। पूर्व में कई विभाग के सेल के अधिकारियों से, स्टील मिनिस्ट्री से, स्टील मंत्री से और अभी भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी से भी हमने मिलने का काम किया। हमने उनको प्रस्ताव दिया कि भवनाथपुर टाउनशिप में सेल का लगभग 3000 एकड़ ज़मीन है, टाउनशिप बना हुआ है, रेलवे लाइन पहुंचा हुआ है, डैम है वहाँ स्थापित है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है एक उद्योग लगाने के लिए। आज देश में ज़मीन का सबसे बड़ा समस्या है कोई भी उद्योग लगाने के लिए, कि जबकि हमारे पास टाउनशिप, डैम, ज़मीन, पानी, रेलवे लाइन सब उपलब्ध है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, कोई उद्योग को यहाँ केवल बैठाना है। उस पर उन्होंने यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के बगैर प्रस्ताव का कोई भी योजना नहीं पास होता है। आप लोगों को भी यह मालूम है कि केंद्र तभी पैसा देता है जब राज्य सरकार उस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजे। अभी वहाँ टाउनशिप में एक बिजनेस कॉरिडोर बनाने के लिए भी हमारे सांसद जी ने प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रयास किया, उसका प्रपोजल भी मांगा गया है। हमारे डीसी गढ़वा के जो वर्तमान हैं, इन्होंने प्रपोजल झारखंड सरकार को भेजा है, लगभग 2 महीना हो गया। लेकिन इस 2 महीना में झारखंड सरकार वह प्रपोजल लेकर के बैठी हुई है। आज के तारीख तक वह भारत सरकार को नहीं भेजा। तो जब तक प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा तब तक कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं स्थापित हो सकता है। उसका एक्सिक्यूट करने का बॉडी अगर कोई है तो स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट चूंकि अपना नहीं है, इसलिए हम लोगों को काफ़ी परेशानी और मसला है। मतलब एक डेट आप नहीं दे पा रहे हैं कि कब तक ये काम संभव हो पाएगा? ये पूरा का पूरा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। राज्य सरकार का एबिलिटी, राज्य सरकार का कर्तव्य, राज्य सरकार के पदाधिकारियों का तन्मयता से ही यहाँ उद्योग लगाया जा सकता है। और भारत सरकार से पैसा तो हम लोग लाने के लिए तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार हम लोगों को सहयोग करे। सही बात है कि अभी आपकी सरकार नहीं है, लेकिन इससे पूर्व आप कभी मंत्री भी हुआ करते थे, उसमें आपकी सरकार थी, उसमें आप कहाँ कर सकते थे सरकार? देखिए, आपको अगर याद नहीं होगा, चूँकि उनको लगता है कि आप लोग उस समय पत्रकार नहीं होंगे, माइंस हमारा घाघरा माइंस बंद था लगभग 2 साल से, और तुलसी दामर माइंस 19 महीना से बंद था। जब हम मंत्री बने तो दोनों माइंस को हमने चालू कराने का। आज दोनों माइंस कब बंद हुआ आप यह पता लगाइए। जब हेमंत सोरेन जी 13 महीना का सरकार जब बना था और यहाँ के विधायक अनंत प्रताप देव जी थे, तो घाघरा माइंस बंद हो गया और उसमें लगभग 2000 मजदूर जो है वो घर बैठ गए। अब बार फिर दोबारा हेमंत जी का सरकार बना और 16 फरवरी 2020 से दोबारा हेमंत जी के बनने के बाद तुलसी दामर माइंस को भी बंद कर दिया गया, जिसमें लगभग 2000 मजदूर थे और 2000 घर का दिया जाता था। तो ये सरकार का दृष्टि हमारे विधानसभा और खास करके गढ़वा जिला पर कुदृष्टि है, दृष्टि नहीं है, कुदृष्टि है। वो कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग समान जीवन जिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये सरकार ऐसी चेष्टा नहीं कर रही है। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जब भी हम लोग गूगल में सर्च मारते हैं कि इंडिया का सबसे धनी, झारखंड का नाम आता है, खनिज संपदा में सबसे धनी राज्य हमारा है, इसके बावजूद जब हम लोग ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि सबसे गरीब राज्य कौन है, तो वहाँ पर भी हमारा झारखंड दिख जाता है। तो झारखंड जो इतना धनी है, वहाँ के लोग इतना गरीब क्यों हैं? 13 साल से आप भी राजनीति में हैं, तो इसका हम समझते हैं कि इसका सबसे अच्छा उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के स्तर का सवाल है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का हेड होता है वो इन सवालों का जवाब दे सकता है। हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति, कार्यकर्ता होने के नाते इतना ही कहेंगे कि झारखंड में आज तक स्थिर सरकार नहीं बनने के चलते जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है।
बीच बीच में ऐसे आताताई सरकार बैठ जा रहे हैं जिसके चलते जनता का जो लाइन खींचा जा रहा था विकास का वो भी ठहर जा रहा है। आपको केवल जहां हम लोग बैठे हैं वहीं का सवाल के साथ मैं कहना चाहूँगा। आप याद कीजिए 2019 में मुख्यमंत्री रघुबर दास जी थे, उन्होंने बालचौरा पुल का शिलान्यास किया। डंडई से लेकर के पनघटवा तक 36 करोड़ रुपया का पीडब्ल्यूडी का सेंक्शन हुआ, टेंडर अलॉट हो गया। मेराल से लेकर के अम्बाखोरिया तक 150 करोड़ रुपया का डबल रोड सेंक्शन हुआ, टेंडर हो गया, काम लग गया। लेकिन ये सरकार जैसे ही आया तीनों काम बंद हो गया। आज तीनों काम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहा है। तो बहुत गलत हुआ हम लोग के साथ यहाँ पे। तो लेकिन एक और सवाल पूछना चाहेंगे सर, जैसे अभी हेमंत सोरेन जी की सदस्यता रद्द होने की बात चल रही थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें बहुत ही राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कौन अब अगला मुख्यमंत्री होगा। उसी बीच हमारे एक पत्रकार साथी ने, एक चैनल है उनका नाम अभी मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने पूछा था कि अगला सीएम कौन हो सकता है, एक संभावना जताई जा रही थी जनता के बीच में लोकप्रिय कौन है, तो उसमें बहुत सारे नाम आ रहे थे। बाबूलाल मरांडी जी हो सकते हैं, शिबू सोरेन जी हो सकते हैं, रघुवर दास जी हो सकते हैं, कल्पना सोरेन जी की भी बातें आ रही थी। और मुझे ये जानकर बहुत गर्व हुआ कि जब मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते नीचे पहुंचा, वहाँ पे भानु प्रताप शाही जी का भी नाम था। मुझे बहुत गर्व हुआ कि चले हमारे यहाँ के विधायक का भी नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी देखा जा रहा है। और वो भी एक और कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगा, जब एक यूपी के व्यक्ति ने कमेंट करा, उन्होंने लिखा था स्पष्ट रूप से कि मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि झारखंड के सीएम भानु प्रताप शाही जी बने। अगर ऐसा होता है, सपोज दैट ऐसा हुआ, ऐसा शुभ अवसर मिला हमारे भवनाथपुर को, तो अब कौन सा ऐसा काम है जो आपके मन में जो लगता है कि काम हम पहले करना चाहिए? देखिए, हम ना ख्वाब देखते हैं ना सपना देखते हैं, हम हकीकत में रहना पसंद करते हैं। नहीं, जनता के चॉइस पर ये सवाल पूछा जा रहा है। हम पसंद हकीकत। और पहला बार विधायक, पहला बार मंत्री कुछ समय के लिए मैं बना, तो मैं जानता हूं कि बनने के बाद हमारा दायित्व और जिम्मेवारी क्या है। जो पहला विषय आपका था वह सबसे बड़ा विषय आज हम लोगों के राजनीतिक जीवन का है कि झारखंड एक खनिज संपदा आधारित सबसे ज़्यादा धनी हमारा स्टेट है और यहाँ के लोग गरीब हैं। हम लोगों को अगर कोई भी सरकार बने उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि लोग, स्टेट अगर धनी है मिनरल्स के मामले में, तो यहाँ के लोग कैसे धनी बने, यह सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोग को, हमारी पार्टी को जब कभी ऐसा अवसर प्रदान होगा तो हम लोग इसी को फोकस करेंगे कि आने वाला समय में रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, ताकि यहाँ का बेरोजगारी को दूर किया जाए, यहाँ के पलायन को दूर किया जाए और यहाँ के गरीब जनता को संबल प्रदान किया जाए। सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसी। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर के सवाल पूछेंगे आपसे। ताहिर अंसारी जी और छोटे राजा जी अब एक मंच पर आ गए हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? आप मुस्कुरा रहे, मुझे लग रहा है आप इस सवाल को हल्के में ले रहे हैं। देखिए, हम हल्का में भी नहीं ले रहे हैं, आपके बात से हम गंभीर भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमको अपने जनता पर बहुत ज़्यादा भरोसा, विश्वास है। अच्छा। और इसी मिट्टी में पिछले 20 साल 22 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे किसान अपने खेत को समझता है, तो हम राजनीतिक, जो हमारा खेत या भवनाथपुर विधानसभा है, हमसे अच्छा किसान कोई दूसरा नहीं है जो हमारे जनता को समझता हो। अच्छा, ये दोनों को मिल जाने के बाद, इस रिकॉर्ड को रखिएगा, अभी चुनाव में तो 2.25 साल विलम्ब है, ये दोनों को मिल जाने के बाद भी हम लोगों को 1.5 लाख वोट आएगा। आपका इस तरह का जो बयान है वो सच्चाई भी हो जाता है। पिछले चुनाव आपने कहा था कि हम छोटे राजा को 40,000 से वोट से हराएंगे और ये हकीकत भी हो गया था। डंडई में कहे थे, यहीं बैल बाजार में कहे थे। अच्छा, इसी बीच एक और सवाल पूछेंगे सर। जब हेमंत सोरेन जी की सदस्यता रद्द हो रही थी, मतलब होने की बात चली थी और वो छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए थे, तमाम तरह की फेसबुक पे हर जगह बातें चल रही थी, लेकिन उसी बीच आपके ही पार्टी से बहुत कद्दावर नेता हुआ करते हैं इंदर सिंह नामधारी जी, जो पहले सबसे प्रथम हमारे यहाँ के ये हैं विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं चतरा से। उन्होंने कहा था कि ये हेमंत सोरेन जी की जो गलती है, वो जिन्होंने जो लीज आवंटित करा था अपने नाम से खदान का, वो इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि उनको सदस्यता रद्द कर दिया जाए। इस पर आपकी राय क्या है? आप एक बात बताइए कि अगर कल के डेट में 1 रुपया भी अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करके बाद में ला करके थाना में FIR होने के बाद वापस कर देता है, तो क्या उसका सज़ा माफ़ हो जाता है? अगर ये हमारे देश का कानून है तो हेमंत जी का सजा माफ होना चाहिए। लेकिन हमारे नहीं, हम नामधारी जी की बात नहीं बोल रहे, हमारे देश का कानून क्या बोलता है? नामधारी जी कानून नहीं हो सकते हैं, भानु प्रताप शाही कानून नहीं हो सकते हैं। हमारा कानून IPC है, हमारा कानून CRPC है, हमारा कानून जो है उसके हिसाब से यह देश चलता है, संविधान के हिसाब से देश चलता है।
नहीं, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का विचारधारा एक जैसी है, तो शायद उनका विचार अलग हो, आपका विचार अलग कैसे हो रहा है? नहीं देखिए, हमारे ऊपर भी मुकदमा हुआ, हमको भी जेल भेजा गया, हम लोग आज भी फेस कर रहे हैं। अब वो सच है कि झूठ है ये तो न्यायालय फैसला करेगा। हेमंत जी बिना न्यायालय के फैसला इतना चिल्लाने क्यों लग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अभी तो स्पीकर, अभी उनका जो मामला है ये तो राज्यपाल के पास विचाराधीन है। मान लीजिए आपका भी कोई मामला है, अभी जैसे बाबूलाल जी का मामला स्पीकर के यहाँ विचाराधीन है, तो भाजपा के लोग धरना तो नहीं दे रहे हैं, भाई आप सुना दीजिए फैसला उनका। न्यायालय में फैसला विचाराधीन रखने का पावर जस्टिस का है, न्यायपालिका में न्यायाधीश का है। उसी तरह से राज्यपाल के पास अधिकार है और विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार है। उस अधिकार को हम चुनौती नहीं दे सकते। इंदर सिंह नंदारी तो ये भी कहे हैं कि ये जो राज्यपाल महोदय जो फैसला सुनाने में जो देरी कर रहे हैं अपना मंतव्य, इसके पीछे जो है वह 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसके लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। देखिए नामधारी जी, हमको लगता है कि उनको लगता है कि आलोक चौरसिया जी बहुत वहाँ से मजबूत हो गए हैं, उनको हरा पाना उनके बेटा के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस तरह का बात बोल रहे होंगे राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन अगर उसको समावेश तरीका से आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि राज्यपाल का निर्णय जब होगा तो वो विवेक के आधार पर होगा, नीति के आधार पर होगा और नियम संगत होगा और समय से होगा। आप न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि हमारे पास बहुमत है, आप हमारे पक्ष में फैसला कीजिए। तब तो कल के डेट में सब कोई संख्या लगा करके पहुंच जाएगा, भाई हम क्राइम भी करेंगे, हमारे साथ संख्या है तो आप हमको छोड़ दीजिए। दुमका में एक अंकिता नाम की बेटी को जला दिया गया सर, क्या करेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यह जो हमारे झारखंड प्रदेश में लव जिहाद का मामला चल रहा है, यह जो हमारे झारखंड प्रदेश में जमीन जिहाद का मामला चल रहा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है उस क्षेत्र में अधिकतर मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ, दलित लड़कियों के साथ इस तरह का प्रेम प्रसंग बना करके उनको कन्वर्ट कराने का काम है। और दुख इस बात का भी होगा, आप पत्रकार हैं तो थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि वो ही मुस्लिम ज़्यादा यहाँ आकर के क्राइम कर रहे हैं, इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं जो बांग्लादेशी हैं। चूँकि संथाल से बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है और इसलिए उनका ये प्लान है कि 2024 में जो गजबाए हिंद हिंदुस्तान के दृष्टि से वो लोग चलाने का काम कर रहे हैं, तो एक अगर हिंदू के बेटी से हम शादी करेंगे तो एक हिंदू परिवार वहीं समूल नष्ट हो जाएगा और उसके कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो इस्लामिक पैदा होंगे। ये सोच के आधार पर जो लव जिहाद किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्यार करना, शादी करना ये अलग बात हो सकता है, लेकिन एक दृष्टि के आधार, एक सोच के आधार पर, एक षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करना ये जघन्य है, अपराध है और इस सरकार में इसको मजबूती मिल रहा है। जब कमेंट पड़ा था सर, जब अपनी सरकार को बचाने के लिए जेएमएम कुछ कार्यकर्ता अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, सरकार के पक्ष में कर रहे थे और कुछ उनके डीएसपी के बयान पर भी कुछ बातें चल रही थी, उसमें आपका एक पोस्ट हम पढ़े फेसबुक पेज पे, काफ़ी अच्छा लगा। उसको हमने अक्षर से लिखा है यहाँ पे, आपने ये कहा था, मैंने लास्ट का एक पैराग्राफ लिखा है आपका कि डूब मरो, अंकिता के मौत पर सरकार को बचाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करने वाले अगर ईमानदार सरकार होती तो शाहरुख को फांसी और डीएसपी को बर्खास्त कर उसको जेल में डाल देती। जब भाजपा आएगी तो यही होगा, कान खोल कर सुन लो। आपने ये कहा था। जब ये हम पोस्ट पढ़ रहे थे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ के विधायक इतने अच्छे हैं जो कि बलात्कारियों का इतने विरोध करते हैं, नफरत करते हैं बलात्कारियों से। लेकिन इसी बीच मेरे मन में ये ख्याल आया कि एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे 15 अगस्त 2022 को, बिल्किस बानो के जो रेप के आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया था, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए दोनों दो घटना है, उसमें भी 7 लोगों की हत्या हुई थी। दोनों दो घटनाएं हैं, दोनों को देखने का नज़र हमारा अलग अलग है। जो अंकिता के साथ घटना हुआ ये एक धोखा है, ये एक लव जिहाद है जिसका एक षड्यंत्र, एक नेटवर्क आज पूरे देश में चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वहाँ दो चीज़ होता है, एक तो एक हिंदू का जो उत्पत्ति का स्थल है वो बंद हो जाता है, दूसरा चीज़ उस उत्पत्ति स्थल से अगर कोई पैदा होगा तो वो इस्लामिक पैदा होगा, वो मुस्लिम पैदा होगा। दो तरह की चीज़ें वहाँ हो रही है, ये चीज़ को समझना हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। मतलब उन आरोपियों का रिहाई सही है या गलत? नहीं, देखिए वो अपने जगह पर है, मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी अंकिता के विषय पर। अच्छा, डीएसपी ने जो इंक्वायरी किया उसमें अंकिता के जो
क्या शाहरुख जिसका नाम था, उसका उम्र को उन्होंने घटा दिया उसको बचाने के लिए, चूंकि इसलिए कि वो उसका स्वजातीय था, उसको बचाने के लिए उम्र को घटा दिया, पोस्को नहीं लगाया और उसको प्यार का मामला को दर्शा करके उसको रफा दफा उसका जो धारा था उसको कम करने का काम किया। अगर अंकिता मरने से पहले बयान नहीं दी होती तो ये विषय दब गया होता, डीएसपी उसके पूरा का पूरा जिम्मेवार होता। लेकिन अंकिता ने मरने से पहले अपना बयान मीडिया को दिया, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि डीएसपी किस तरह से उन आरोपियों को बचाने का काम कर। वही डीएसपी झारखंड के सबसे बड़ा गौ तस्करी कांड का भी मास्टरमाइंड आदमी है। आप पता कीजिए कि हमारे देश और प्रदेश से लाखों गाय मवेशी गौवंश का उस रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है, और जो डीएसपी है मुश्ताक या मुस्तफ़ा या क्या नाम है उसका, वो उसका षड्यंत्रकारी है और करोड़ों करोड़ रुपया महीना में तहसील करके खुद रखता है और सरकार के कुछ नुमाइंदों को भी भेजने का काम करता है। तो ये जब इनपुट हम लोगों को मिला तब ये बात हम लोगों ने कहा। गुजरात का मामला में गुजरात के व्यक्तिगत लोगों ने क्या किया उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। अपराधी अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फूलमाला देनी चाहिए। तो एक और सवाल पूछेंगे सर, थोड़ा सा समय देंगे आप? मुझे पता है कि जनहित के लिए आप बहुत समय देते हैं, थोड़ा सा और समय जरूर देंगे क्योंकि ज़्यादा समय हम लेना चाहेंगे। आप जैसे कि आप जब से बीजेपी में आए हैं पहले से भी आप बहुत जन समुदाय में हमेशा सक्रिय रहा करते हैं। जिस दिन हमारा सावन का महीना शुरुआत हुआ था, शायद 14 जुलाई का रहा होगा दिन, और उस दिन आपका एक वीडियो आया था 40 सेकंड का, हम देखे थे उसमें हर हर बम का आप नारा लगा रहे थे, मतलब हर हर बम भगवान को याद कर रहे थे, कीर्तन बजा रहे थे, सब कुछ आपने किया। हिंदुओं के लिए काफ़ी शुभकामना संदेश भी आप दिए थे। लेकिन उसी बीच जैसे ही सावन महीना चढ़ता है, गढ़वा बगल में आपका वहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी हैं मिथिलेश ठाकुर जी, उन्होंने 1000 कंवरियों को देवघर के लिए रवाना किया। उनके लिए कम से कम बनता है कि उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। देखिए, अगर मिथिलेश ठाकुर जी अपने वेतन के पैसा से, अपने मेहनत के पैसा से कांवरियों को भेजने का काम किया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर वो बालू के पैसा से कांवरियों को भेजने का काम किया है तो ये पाप करते हैं। अब तो मिथिलेश ठाकुर जी से पूछना पड़ेगा, जब मुलाकात होगी उनसे हमारी तो जरूर पूछेंगे कि आप बालू के पैसा से भेजे हैं कि अपने वेतन के पैसा से भेजे हैं। बहुत अच्छा आपने एक हमको क्वेश्चन आपने ले लिया है। अब अगली बार मिलेंगे तो उनसे हम जरूर पूछेंगे। एक सवाल मात्र हम पूछेंगे आपसे कि अभी अचानक हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, लोग उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जब से ओल्ड पेंशन उन्होंने लागू करा है, कुछ पुलिसकर्मी जा रहे हैं, उनको सेवा विस्तार किया है, तो क्या आप कहेंगे? जिस आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर रघुवर दास की सरकार ने लाठी चलाई थी, उनका मानदेय इन्होंने बढ़ा दिया है, हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देंगे आप? देखिए, जब आदमी मरता है ना तो पैर रगड़ता है, उसको कहते हैं हम लोग अपना भोजपुरी और मगही भाषा में जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं उसको बोलते हैं मरण वेद। तो ये सरकार जो पैर रगड़ रहा है यह मरण वेद की स्थिति में है। मैं आपको जो SOP जो उसका बना हुआ है मैं उसको पढ़ा हूँ और आपको भी सलाह दूंगा, साथ में सभी मीडिया और प्रबुद्ध लोगों को भी सलाह दूंगा कि आप एक बार जो ओल्ड एज पेंशन का मामला बना है उसका SOP को जरूर पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पारा शिक्षक को छला गया, पारा शिक्षक का नाम हटा करके सहायक अध्यापक नाम दे दिया गया और आज 2 साल से उनको ठगा गया है, उसी तरह से कहीं इनको न ठगा जाए। क्योंकि SOP में जो भेग है, जितना क्लाउज लगाया गया है उतना क्लाउज अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारा ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगा। अगर हमारा मन साफ है तो हम सीधे देंगे, क्लाउज लगाने का क्या बात है? आप पत्रकार हैं, आपको तनख्वाह हम सीधे अकाउंट नंबर मांगेंगे, आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में देंगे। इतना क्लाउज लगा दिया गया उसमें कि कभी आपके सर्विस में कोई आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग हुआ है कि नहीं, कभी कोई निलंबन की कार्रवाई हुई है कि नहीं, कभी कोई रिकवरी आपके ऊपर हुआ है कि नहीं, आपका EPF कटा है कि नहीं, EPF में कहीं छूट तो नहीं हुआ है। तो जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी का त्रुटि निकल जाएगा जिसके चलते उसको पेंशन लेने में परेशानी होगी। ये चीज को पहले गहराई से समझने की आवश्यकता लोगों को है। मतलब बात लगता है सेम उसी तरह से जैसे 25 रुपये सब्सिडी दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल वही। आप बताइए हमको कि जब ये 25 रुपये पेट्रोल बोले थे कि BPL वाले लोगों को 25 रुपया पेट्रोल सस्ता देंगे तो सब लोग हम लोग ताली बजाए थे कि बहुत बढ़िया काम हुआ, चलो गरीब को कम से कम 10 लीटर मिलेगा। अब बताइए, डंडे इतना बड़ा प्रखंड है, एक आदमी खड़ा होकर के बता दे कि हमको 25 रुपया मिला आज तक। मिला तो नहीं सर। ये कफन मुफ्त में बांट रहे थे, ये कफन मुफ्त में बांट रहे थे। बताइए एक आदमी को कफन किसी को मुफ्त में मिला हो, इनके मंत्री को भी किसी को मिला हो तो बता दें हमको।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के कद्दावर विधायक अभी प्रताप शाही जी, जिनसे हमने बातचीत किया। हमने इनसे बहुत तरह के सवाल पूछे, कड़वे सवाल भी पूछे, लेकिन ये मुस्कुरा कर हर एक सवाल का जवाब दिए। यही तो इनकी खूबसूरती है और ये इनकी शख्सियत है, जिसकी वजह से लोग इनको अपने दिल में बसाते हैं, बनाते हैं। लेकिन कैसा लगा ये आपको रिपोर्ट जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए दरवाज़ा खुला है अपना विचार देने के लिए, और कुछ जो हमने पूछ पाए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे याद दिलाइएगा। अगली बार जब भी मिलेंगे, क्योंकि इनसे मुलाकात भले देरी से होती है लेकिन हो ही जाती है, तो ज़रूर अगली बार हम इस सवाल को मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप कैमरा पर्सन अपने देखिए, आपको सवाल क्या करना चाहिए था? अब तो इधर घरे के जैसे हम बतिया रहे हैं।